नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस पर। यूक्रेन क्राइसिस को 20 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन क्राइसिस कहें उसको या युद्ध कहें जो रूस की ओर से यूक्रेन पर थोपा गया है, और इसमें नाटो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है किसी न किसी रूप में। इस युद्ध को माना जा रहा है कि ये पूरी दुनिया में रूस अपनी एक तरह से ताकत दिखाने की कोशिश है रूस की, और अपनी अहमियत, क्योंकि रूस जिस समय नाटो एक्सपेंशन कर रहा था उसमें शायद रूस में वो ताकत नहीं थी कि वो एस्टोनिया और इटिया जैसे देशों में नाटो को सदस्य बनाने से रोक सके। लेकिन रूस अब इस अपनी अपनी जो ताकत है उसको रेखांकित कर रहा है। एक तरह से शक्ति संतुलन बदलने का पूरी दुनिया में एक संकेत है कि रूस अब अमेरिका को और रूस के साथ साथ कहीं ना कहीं चीन भी इसमें इन्वॉल्व है कि वो अमेरिका को दुनिया की एकमात्र सबसे बड़ी ताकत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ऐसा संकेत युद्ध से मिल रहा है या इसके परिणाम निकल रहे हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़े गहरे मायने लेके आएगा कि दुनिया की वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रही है। मिलिट्री पावर भी चेंज है ही, इसके अलावा आर्थिक ताकत भी कहीं ना कहीं चेंज होने के संकेत हैं। और माना जा रहा है कि नया ग्लोबल ऑर्डर उभरेगा। सब जो युद्ध हो रहा है उसके कई सारे असर हैं। आपने देखा है कमोडिटी की मार्केट पूरी तरह से तहस नहस हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। सोने के भाव देखें तो रोज उसमें $100 तक के चेंज आ जाते हैं। क्रूड के ऑयल में रोज $30 $20 के चेंज आ जाते हैं। इतने बड़े चेंज रोज कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। और एक क्या हलचल दूर स्थायी होगी, क्या दूरगामी होगी, कितने स्थायी इसके परिणाम होंगे, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने विदेश नीति के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी जेएनयू से। प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सिंह, सबसे पहले संक्षेप में बताएं सर कि इसको माना जाता है कि युद्ध हमारे समय का, यानी जब ये मॉडर्न वॉरफेयर जब शुरू हुआ, सबसे बड़ा युद्ध माना जा रहा है इसको। तो क्या इसको सबसे बड़ा युद्ध हमारे जमाने का कह सकते हैं, या फिर इसमें इससे पहले हम इससे बड़ा युद्ध देख चुके हैं मॉडर्न, जिसमें टेलीविजन भी इन्वॉल्व है, जिसमें हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि आधुनिक मिसाइल से मॉडर्न जिसको वॉरफेयर बोलते हैं वो इन्वॉल्व है। पहले तो स्वतंत्र धन्यवाद आपको मुझे अपने कैपिटल टॉक कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने जैसे कहा कि आज का ये युद्ध जो यूक्रेन में चल रहा है उसका कई तरह से पूरे विश्व में और पूरे दुनिया भर के लोगों में न केवल जागरूकता हमारे सामने है, क्योंकि आजकल हम टेलीवाइज्ड वॉर की बात करते हैं। आपके चैनल पर भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लगातार वहां शहरों में विध्वंस हमारे ड्राइंग रूम्स तक पहुंचा हुआ है। तो एक तरह से सभी को उसके प्रति जागरूकता तो रहती है, पर हम बात करेंगे कि उसका पूरे विश्व पर और भारत पर भी कितना बड़ा असर हो सकता है और कैसे हो रहा है असर। आपने ठीक कहा पहले कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहला एक इतना बड़ा जो राष्ट्रपति पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहना चाहते हैं, इतना बड़ा वो ऑपरेशन है कि इससे पहले किसी भी यूरोपीय देश में कम से कम इतना बड़ा कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हुआ है। और खासकर क्योंकि इस मिलिट्री ऑपरेशन में एक सुपर पावर जिसको हम मानते हैं वो रूस उसमें एक तरफ पार्टी है, एक घटक है, और वो वहां के नेता राष्ट्रपति पुतिन और उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कई बार अपने परमाणु अस्त्रों का जिक्र कर चुके हैं और परमाणु अस्त्रों को हाई अलर्ट पर भी उन्होंने कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये युद्ध कितना बढ़ सकता है, कितना विनाशकारी हो सकता है, इसको लेकर भी बड़ी चिंताएं हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता किसी भी ओर से ये चाहेगा कि इसको तीसरे विश्व युद्ध में बदल दिया जाए। इसीलिए आप देखें कि अमेरिका यूएन ने चिंता जताई है कि ये परमाणु युद्ध हो सकता है। जी, आज संयुक्त राष्ट्र संघ के आज जनरल सेक्रेटरी ने ये कहा कि ये बहुत विनाशकारी युद्ध में बदल सकता है। पर उसके साथ साथ देखें, नेटो और अमेरिका के नेता लगातार ये भरोसा दिला रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन को कि ना तो उनकी फौजें यूक्रेन में हैं और ना ही वो फौजें यूक्रेन में भेजने वाले हैं। हाल ही में देखें, एक नेटो सदस्य हैं पोलैंड देश, जो पड़ोसी देश है यूक्रेन का, वो करीब 2 दर्जन MiG-29, हमारे भारत में भी ये विमान है, ये
यूक्रेन को देना चाहता था ताकि उसकी सहायता कर सके, पर नाटो ने उन पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये शायद इस तरह के खतरनाक हथियार यदि यूक्रेन को नाटो के सदस्य देते हैं तो क्या राष्ट्रपति पुतिन कोई बड़ा कदम आगे बढ़ा सकते हैं। पहले से आप देखें कि पिछले 16 या 17 दिन तक पूरा ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में रुका हुआ था। एक दिनिप्रो रिवर, जो दिनिप्रो नदी है, जो यूक्रेन को उत्तर से दक्षिण में बांट देती है पूरी तरह से, 40% उत्तर में, 60% पश्चिम में, तो सॉरी पूर्व में, 40% पूर्व में और 60% पश्चिम में। तो अब ये उनके जो मिसाइल अटैक हैं वो पश्चिम में भी होना शुरू हो गए, वो भी अपना एक तरह से तीव्रता दिखाते हुए नजर आते हैं। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए, पर ना भी बदले तो आज भी इसका ना केवल हमारे जहन पर असर है, हमारी सोच पर, जो एक भय का माहौल, करीब 22,000 से ऊपर भारतीय लोगों को वहां से निकाला गया है। इसी तरह से दूसरे नागरिक हैं, करीब 25 लाख यूक्रेनी नागरिक निकल चुके हैं देश से युद्ध के चलते। तो एक तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इसका कि लोगों को ट्रॉमा है, उनका जो भय है उनके मन में। उसके अलावा ये पूरी अर्थव्यवस्था पर पूरा तहस नहस हड़बड़ाहट है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, चाहे वो आप सेंसेक्स को देख लें या उसके आपने अभी जिक्र किया सोने की कीमतों को देख लें या दूसरे कई इस तरह की कमोडिटीज हैं, और खासकर सबसे ज्यादा ऑयल के जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी $150 पर गैलन पहुंच जाता है और आज शायद वो फिर वापस 100 से नीचे आ गया है। और वो उथल पुथल जो है वो पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली है, भारत को भी प्रभावित करने वाली है। तो युद्ध के जो खामियाजे भुगतने पड़ रहे हैं यूक्रेन को, वो तो सबके सामने है, क्योंकि टेलीविजन रोज हमें दिखा रहा है कि वहां क्या होता है। और उसके साथ साथ दूसरे देशों में, पूरे विश्व में इसका सीधा असर हो रहा है। इसीलिए पूरे विश्व की उसमें एक तरह से रुचि है और पूरा विश्व कोशिश करेगा कि इसको जितनी जल्दी रोका जा सके रोका जाए। और शायद आज हम ऑलमोस्ट 20 दिनों के बाद देख रहे हैं कि किसी को भी सीधी कोई उसमें एडवांटेज नहीं मिल रहा है। राष्ट्रपति पुतिन को भी शायद लग रहा है कि कोई उनको तरीका मिल जाए जिससे वो युद्ध को रोक पाए तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि पहले शुरू में वो कह रहे थे कि यूक्रेनी सैनिक हथियार डाल दें, वो कह रहे थे कि सैनिकों को कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का तख्ता पलट दें, एक पुराने राष्ट्रपति को बेलारूस में भी तैनात कर दिया था कि शायद वहां से कीव भेजा जा सके। पर आज उन्हीं राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ चौथी बार बातचीत राष्ट्रपति पुतिन के जो डेलीगेशन है वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कुछ तो क्लाइम डाउन जिसको कहते हैं वो हुआ है पूरे माहौल में, क्योंकि सीधा एडवांटेज किसी को मिल नहीं रहा, केवल हिंसा लगातार जारी है। इसलिए शायद आज दोनों तरफ के, रूस के नेता और यूक्रेन के नेता भी, यूक्रेन के नेता तो बार बार कह चुके हैं कि हमें नाटो की सदस्यता में नहीं जाना है, हम जब चाहो जहां चाहो बात करने के लिए तैयार हैं। उत्तरी इलाकों में जो जिनको मान्यता दी है, नाटो की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जेलेंस्की भले कह रहा हूँ कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन नाटो की तरफ से, क्योंकि नाटो भी इच्छुक है कि यूक्रेन को शामिल कराया, जैसे उन्होंने इरिट्रिया को शामिल कराया, जैसे एस्टोनिया को शामिल कराया। तो नाटो अगर ये कहे कि हम रूस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम उनका पूर्व की तरफ एक्सपेंशन नहीं करेंगे, और नाटो की तरफ से इस तरफ से बयान आ जाए तो एक आश्वासन होगा। और आपने मैंने देखा कि आज एक लेख भी लिखा हमारे अखबार में, पत्रिका में, उसमें कहा कि यूक्रेन सारी मांगों को मानने को तैयार है। तो ये कहां तक सही है? वो तो मांगे मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन यहां तक उसके पास विकल्प हैं। अब सीधा वो अपने आप को आत्मसमर्पण तो नहीं करेगा, कोई भी राष्ट्र नहीं करेगा, पर जितने विकल्प उसके पास हैं, आप देखें करीब 4 हफ्ते पहले एक म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन यूरोप में होता है, उसमें भी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वहीं से कह दिया था कि वो राष्ट्रपति पुतिन को मिलने के लिए राजी हैं, जब चाहें जहां चाहें। उसके बाद ये भी कहा कि हम एक नेटो को लेकर न्यूट्रलिटी की बात पर भी हम बातचीत करने को तैयार हैं। अब यहां तक कह चुके हैं कि जो पूर्व में जो 2 देशों को मान्यता दे दी है राष्ट्रपति पुतिन ने, उस पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो कुछ हद तक वो संकेत कर रहे हैं कि वो काफी हद तक रूस की बातों को मानने के लिए तैयार हैं। वो इसलिए क्योंकि वो ये भी बार बार कह रहे हैं कि नाटो ने हमें अकेला छोड़ दिया है।
ये नहीं कह रहे कि नेटो ने हमें उकसाया था, पर शायद उसमें ये एक परोक्ष रूप से ये बात भी समझ आती है कि वो कहना चाह रहे हैं कि नेटो ने शायद हमें उकसा दिया था, पर आज नेटो ने हमें खुला छोड़ दिया है आपके हिंसा के सामने। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तो बहुत हद तक मुझे लगता है यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग जो नेता हैं, और जहां तक वो अपने विकल्प सामने रख सकते हैं उन्होंने मुझे लगता है रखे हैं। पर राष्ट्रपति पुतिन को जो गारंटी है वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से नहीं चाहिए, उनको गारंटी चाहिए, जैसे वो शुरू से कह चुके हैं, नेटो से और अमेरिका से। और आपने कहा कि नेटो इस तरह की गारंटी दे दे तो बात बन सकती है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, स्वतंत्र जरूर बात बन सकती है, पर उसमें क्या नेटो को एक हार की एक भावना उसमें आएगी कि हमने जो भी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा वो बात मान ली। तो इसीलिए सर कि ये जो युद्ध है एक तरह से शक्ति संतुलन दुनिया का बदलने का एक तरह का युद्ध है कि जो है ना अब रूस और कहीं ना कहीं उसके पीछे चाइना ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अब सुपर पावर समीकरण बदल चुके हैं। क्या इसके पीछे मुख्य रूप से युद्ध का सबसे बड़ा कारण यही है? कारण नहीं तो पर उसके पीछे परिपेक्ष जरूर यही है कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, वो कहते रहे हैं कि एक रिलेटिव डिक्लाइन हुआ है अमेरिका का, और सबसे ज्यादा जो उत्थान हुआ है खासकर आर्थिक उदय हुआ है वो चीन का हुआ है। वो चीन अपने आप को आज करीब $16 ट्रिलियन इकोनॉमी बताता है, जबकि अमेरिका करीब $21 ट्रिलियन इकोनॉमी है। उसके मुकाबले रूस बहुत छोटा है। रूस पहले 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं आता है, $2 ट्रिलियन से छोटी उसकी इकोनॉमी है। शायद इसीलिए यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि जब वो इतनी छोटी अर्थव्यवस्था है तो उसका पूरे संसार के साथ व्यापार और निवेश भी उतना ही छोटा है। इसलिए बहुत बड़ी जो धमकियां दी जा रही है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने से वहां सब कुछ बदल जाएगा, वो होने वाला नहीं है। हाँ, ये मानते हैं कि वहां की जो पावर इलीट है, वहां के जो अमीर लोग हैं, जिनको ओलिगार्क भी कहते हैं, कि रूस के जो दोस्त हैं, रूस में जो राष्ट्रपति पुतिन के दोस्त हैं, उनको कभी कभी ओलिगार्क्स के नाम से कहा जाता है। तो जो बड़ी स्मार्ट सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, आज ही यूरोपियन यूनियन ने निर्णय लिया है कि 300 यूरो से ज्यादा कीमत वाली कोई भी लग्जरी चीज रूस को आयात नहीं करने देंगे वो यूरोप से। तो उसका सीधा असर वहां के अमीर लोगों पर पड़ने वाला है, और उम्मीद करते हैं कि ये अमीर लोग शायद राष्ट्रपति पुतिन का साथ छोड़ देंगे, इस तरह से ये सोच है। पर उसमें ये रिलेटिव डिक्लाइन जो अमेरिका का है और रिलेटिव राइज जो चीन का है, और चीन के बढ़ती हुई जो हिस्सेदारी रूस के साथ है। 4 फरवरी को उन्होंने एक ज्वाइंट दस्तावेज जारी किया था बीजिंग से, जिसमें कहा गया था कि उनकी हिस्सेदारी को नो लिमिट्स है, कोई उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई सीमा नहीं है उनके लिए। पर ये देखें कि लगातार इस युद्ध के बने रहने से सबसे अच्छा होगा यूएन जनरल असेंबली में आप वोटिंग को देखिए। करीब करीब पूरा विश्व ये कह रहा है कि वो इस युद्ध के खिलाफ है और वो उसको राष्ट्रपति पुतिन को इसका जिम्मेदार समझता है। तो उसी के चलते, क्योंकि पूरे विश्व की एक जो सोच है वो सामने नजर आती है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ शायद नहीं, हालांकि उनके साथ भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा देश उनके साथ जुड़े हुए हैं, पर बहुत कम देश जुड़े हुए हैं। तो उसके चलते उनके जो दोस्त देश भी हैं, चाहे वो चीन हो या दूसरे वो जो उनके पहले सोवियत संघ के या ईस्टर्न ब्लॉक के जो देश, जिनको हम क्या भारत भी रशिया के साथ खड़ा है? भारत एक तरह से तटस्थता की एक बात करता है, कि न्यूट्रलिटी की बात करता है, पर उसको वो प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी के नजरिए से बताता है। जैसे हाल ही में भारत ने देखिए कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजा है यूक्रेन को। लगातार बातचीत हो रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत के प्रधानमंत्री की। तो ऐसा नहीं कि हम आंख मूंद कर न्यूट्रल हैं, हम उसको पूरी अपनी योग्यता के अनुसार डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। और क्योंकि भारत ने जी ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत जो इतने लोगों को सुरक्षित भारत लाने की एक बहुत बड़ा अभ्यास किया है, उससे भारत की जो साख है वो थोड़ी और बढ़ जाती है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, जिनके नागरिकों को जब भी कभी कोई तनाव का सामना करना पड़ेगा तो भारत उनके साथ होगा, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा। तो ये उभरती हुई शक्ति का एक तरह से मापदंड इसको मान सकते हैं। और दूसरी तरफ जबकि पूरे बाकी बड़ी शक्तियां जो हैं वो एक या दूसरी तरफ जुड़ी हुई हैं, ज्यादातर तो यूक्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं।
तो यदि कोई मध्यस्थता का सोच सकता है देश, तो मुझे लगता है भारत उसमें पूरा योगदान दे सकता है, क्योंकि रूस भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और उसके साथ साथ अच्छे संबंध भारत के पश्चिमी देशों के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा सर, अभी तक भारत ने कोई यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता की कोशिश की हो, कोई प्रोएक्टिव कोशिश, मतलब जो नजर आई हो मीडिया में, जिसको नजर आई हो, जिसमें कुछ कहा गया हो कि भारत की बात सुन रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। देखिए, अभी हाल ही में अभी कतरी विदेश मंत्री उनको मिलने गए हैं, यूएई के विदेश मंत्री उनको मिलना चाह रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी कहना चाह रहा है, चीन कहना चाह रहा है, इजराइल कहना चाह रहा है। बहुत से ऐसे देश हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि वो मध्यस्थता कर सकते हैं। पर जब कोई देश खुलकर ऐसे कह देता है तो शायद उसके जो मुकाबले में दूसरे देश वही काम करना चाहते हैं, वो उस देश को नकारात्मक नजरिए से पेश करने की कोशिश कर सकते हैं कम से कम। तो लगातार जो भारत के विदेश मंत्री की यूक्रेन के विदेश मंत्री से, यूक्रेन के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ, और 4 वरिष्ठ मंत्री हमारे एक सप्ताह तक वो पड़ोसी देशों में थे। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बात हो रही है राष्ट्रपति पुतिन के साथ और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। तो जाहिर है कि उनकी बातचीत में किस बात पर बात होती है, किस तरह से बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो शायद बाद में हमें पता चलेगा। यदि भारत की योगदान होता है इसमें, तो कभी कभी हम कहते हैं कि वो जो मेरे जैसे शोधक हैं वो 20 या 30 साल बाद उन आर्काइव्स में जाकर पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत ने योगदान दिया था या क्या हुआ था। तो बात करेंगे कि इस युद्ध के क्या दूरगामी असर होने वाले हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पर, और भारत पर क्या असर होंगे। क्या भारत को जो माना जा रहा है कि जिस तरह की न्यूट्रलिटी का रुख अपनाया है, क्या भारत को वो कहीं महंगा पड़ सकता है, या भारत का रुख सही है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, हर तरह के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं जो बड़े युद्ध होते हैं, कहीं ना कहीं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है। चाहे आप प्रथम विश्व युद्ध मान लें, द्वितीय विश्व युद्ध मान लें, इराक की मान लें, अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं उसमें एक ग्लोबल पावर इन्वॉल्व थी, और उसमें पूरी दुनिया में संदेश गया कि कौन दुनिया का बॉस है। इस तरह के युद्ध के बाद क्या इस तरह का कोई संदेश जाने वाला है, और क्या इसीलिए युद्ध लड़ा जा रहा है? इसके दूरगामी असर क्या होने वाले हैं? बिल्कुल, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय ढांचे पर, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के जो नियम विनियम हैं, जो इनकी संस्थान है, उन पर सीधा इसका असर पड़ेगा। यहां तक कह सकते हैं कि कुछ हद तक पिछले 2 दशकों में पहले से ही ये पूरी बहस छिड़ी हुई है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो बनाया गया ढांचा था वो पहले से ही चरमरा रहा है एक तरह से। जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो ये सवाल उठा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में कोई मौलिक सुधार लाने की जरूरत है। जिस तरह से वो वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो सोवियत संघ के नेतृत्व में थी वो खत्म हो गई, तो क्या नेटो को चले रहना चाहिए या उसको भी बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, अभी खत्म कर देना चाहिए। पर चूंकि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संधियां जो हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो पश्चिमी देशों की तरफ से बनाई गई थी, इसलिए पश्चिमी देशों को लगा कि यदि बहुत बड़ा सुधार करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में तो उनका जो नेतृत्व का जो स्थान है उसमें सीमाएं लगाई जा सकती हैं, उसको बदला जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वही पुराना ढांचा लगातार चलते रहना चाहिए। नेटो ने भी अपने बातचीत में ये समझाने की कोशिश की कि अब वो आउट ऑफ एरिया ऑपरेशंस करेंगे, केवल सोवियत संघ से लड़ने की जो सीमा थी उनके उससे हटकर अब वो पूरे विश्व में जो नई चिंताएं हैं, और ये आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया, तो नेटो ने कहा कि इसके लिए भी हम आउट ऑफ एरियाज ऑपरेशन करने के लिए हमारा संगठन बने रहना चाहिए। और उससे वो नए सदस्य जुड़ते गए जो ईस्टर्न यूरोप के कुछ देश थे, आपने जिक्र किया बाल्टिक स्टेट्स जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, वो सब सदस्य बन गए नेटो के, और नेटो 12 से अब 30 देशों का एक अलायंस बन गया। तो हालांकि ये उस वक्त उसमें परिवर्तन लाने की, सुधार लाने की जरूरत थी, पर पश्चिमी देशों ने उसको सुधारने की इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि उनका अपने जो नेतृत्व है उसमें सीमाएं लग सकती हैं, नई सीमाएं लग सकती हैं। भारत जैसी
नए देश को उभर कर जो सामने आए हैं, उनको क्या अंतर्राष्ट्रीय ढांचों में एक अलग जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये भी बहस छिड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस युद्ध में एक और जोर का झटका जरूर लगेगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है या नहीं है। और उसमें मुझे लगता है कि भारत को बहुत अच्छा एक अवसर भी कह सकते हैं इसको, इसीलिए मैंने कहा कि भारत यदि मध्यस्थता करता है तो भारत की छवि बड़ी अलग होकर सामने आएगी। भारत ने जिस तरह से अपने नागरिकों को वहां से निकाला है, पहले से ही भारत की साख और सुदृढ़ हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जब ये पूरा मान लीजिए कि इस युद्ध के चलते अमेरिका का जो प्रभाव है उसमें कुछ सीमाएं, नई सीमाएं सामने आती हैं, जैसे देखें कि लगातार एक यूक्रेन देश जिसको नेटो में सदस्यता देने की 2008 से बातचीत चल रही है, वो देश आज लगातार इस तरह से हिंसा का शिकार हो रहा है, पर नेटो देश कुछ कर नहीं पा रहे, ना अमेरिका कुछ कर पा रहा है। तो क्या बाकी देश अमेरिका या नेटो पर निर्भर हो सकते हैं या नहीं, ये भी बहस छिड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बदलाव का एक समीकरण बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें नए देश, चाहे वो भारत हो, जापान हो, जर्मनी हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, और भारत खासकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, छठा सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी एक सुरक्षा का हमारा जो सेना का जो खर्चा है, जो मिलिट्री पावर जिसको कहते हैं, तो क्या भारत को जो उसका उचित स्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय ढांचों में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो भारत का यदि योगदान इसमें होता है तो जरूर है कि पूरे विश्व में एक पूरी ऐसी सोच बनेगी कि हाँ, भारत को मान्यता मिलनी चाहिए एक बड़ी उभरती हुई शक्ति के तरह से। तो इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय ढांचे पर इसका असर जरूर होगा, और बहुत सी चीजें जो पहले से ही बहस में छिड़ी हुई हैं, यदि आप मुझे समय दें तो एक दो चीजें मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। दुनिया में राष्ट्र की संप्रभुता एक मूलभूत आधार है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय ढांचा आजकल अभी तक रुका हुआ है। पिछले करीब 3 या 4 सदियों से इस तरह का ढांचा, नेशन स्टेट जिसको हम कहते हैं, आज संप्रभुता पर कई तरह के नए आयाम सामने आते हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपनी संप्रभुता को जोड़ दिया, पूल कर दिया, और आज ये दूसरी जो संप्रभुता जिनको आप देख रहे हैं कि रिजीम चेंज की एक नई थियरी आई है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को किसी राष्ट्र में लगता है कि वो जाकर वहां की सत्ता को पलट सकता है किसी भी कारण, वो कहते हैं कि यदि देश में सरकार विध्वंस कर रही है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वहां जाकर सत्ता को पलट सकता है। तो ये रिजीम चेंज की जो बात जॉर्ज बुश जूनियर राष्ट्रपति ने की थी, उसके चलते अमेरिका ने घुसकर इराक में रिजीम चेंज कर दिया। फिर एक आप देखिए ऑरेंज रेवोल्यूशन हुई यूक्रेन में, तो वहां के जो रूस के दोस्त राष्ट्रपति थे उनका तख्ता पलट दिया गया। अब एक और हाल ही में आपने देखा कि राष्ट्रपति अशरफ घानी की सरकार को तालिबान ने हटा दिया, वो भी एक तरह से रिजीम चेंज इन रिवर्स हो गया। वहां अमेरिका की सपोर्ट से रिजीम को हटाया गया जमीन से। और आज यूक्रेन में शुरू में यही बात हुई कि तख्ता पलटने की कोशिश थी राष्ट्रपति पुतिन की वहां भी। तो ये जो संप्रभुता का एक आधारभूत मौलिक उसमें सिद्धांत है, उसमें कितना बदलाव आया है। दूसरा बहुत बड़ा मूलभूत आधार है युद्ध। युद्ध की जो सोच है कि संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक जो राज्य है, राष्ट्र है, वो युद्ध भी कर सकता है। अब युद्ध के ही आप देखें आयाम कितने बदलते हुए नजर आते हैं। आज वॉलंटियर फोर्सेस की बात चल रही है। इससे पहले अमेरिका लाखों की संख्या में प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के लोगों को हायर करता था, पर वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज रजिस्टर्ड होती थी अमेरिका में। आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कोई भी आ सकता है, हमारी टेरिटोरियल मिलिट्री में ज्वाइन कीजिए, आपको हम नागरिकता यहां दे देंगे। तो वो आज कह रहे हैं कि करीब 20,000 ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो विदेशों से आए हैं और यूक्रेनी सेना में शामिल हो गए। राष्ट्रपति पुतिन ने भी इसी तरह से कहा, वो कह रहे हैं 16,000 हमारे साथ जुड़ गए। तो ये व्यक्तिगत तौर पर लोग किस तरह से राष्ट्र के युद्ध में शामिल हो रहे हैं, जिनकी कोई पता नहीं है कौन है, कैसे हैं, वहां की जो सामाजिक ताना बाना है उस पर क्या असर होगा इन लोगों का। तो ये युद्ध का जो संस्थान था जिस पर पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ढांचा
एक तरह से निर्भर था कि संप्रभुता को बचाने के लिए इस तरह का युद्ध लड़ा जाना चाहिए जिसमें सरकारें एक तरह से ऑथोराइज करें उस तरह के युद्ध को, केवल राष्ट्र के सैनिक ही उसमें शामिल हो, ये नहीं कि आप और मैं कभी भी उठकर बंदूक उठाकर जा सकते हैं, ये नहीं चलता है। तो ये बदलाव युद्ध में आ रहा है, आर्थिक व्यवस्था में व्यापार आ रहा है, न्यूक्लियर अप्रसार की जो पूरे ढांचे थे उनमें असर। आपने जो लेख लिखा है आज पत्रिका में, आपने बताया कि परमाणु कहीं ना कहीं होड़ शुरू हो गई है परमाणु हथियारों के लिए, और इसका मतलब है कि अब दुनिया में फिर से रिसोर्सेस हैं जो लगातार पहले ही डाइवर्ट हो रहे थे कोविड की ओर या दूसरी समस्याओं की ओर, अब एक और नई चीजों की डाइवर्ट है। इसका मतलब है कि दुनिया फिर से कहीं ना कहीं और गरीब होती जाएगी और इसके बहुत गंभीर मायने निकलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा स्वतंत्र आपने कि यदि सैन्य शक्ति बनाने की प्राथमिकता बढ़ती है, जो लगता है कि बढ़ेगी, और कुछ हद तक मुझे लगता है कि उसके लिए जो बहुत ही अत्याधुनिक हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं जिनको हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उनका भी कुछ हाथ रहता है कि कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहे तो उनका सामान बिकता रहेगा। लास्ट एक लाइन में जवाब कि इसका अंतिम असर, स्थायी असर क्या छूट जाएगा दुनिया पर? स्थायी असर मुझे लगता है कि समझने में ही दशक लग जाएंगे, क्योंकि जमीन पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी शायद हम सबको बहुत ठीक से नहीं है। दोनों तरफ से सूचना युद्ध चल रहा है, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो वहां हो क्या रहा है ये जानकारी पाने में ही हमें बहुत समय लगेगा, और उसके बाद पता चलेगा कि इसका कितना खामियाजा यूक्रेन को हुआ, कितना खामियाजा पूरी दुनिया को हुआ। पर जाहिर है कि इसका पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो ढांचा है उस पर बहुत बड़ा असर होने वाला है, और कई तरह से परिवर्तन होंगे देशों की अपनी नीतियों में, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो तालमेल है उनमें बदलाव आने वाला है मुझे लगता है। तो ये युद्ध बहुत ऐसा युद्ध नहीं कि जिसको हम भूल जाएंगे बहुत जल्दी से, इसका असर आने वाले कई दशकों तक हम देखेंगे। बिल्कुल, तो असर इसका होगा, दूरगामी होगा, और पूरी दुनिया में इक्वेशन बदलेंगे, प्रोफेसर सिंह का साफ कहना है। और आर्थिक ताकत भी दुनिया की माना जा रहा है कि बदलेगी, आर्थिक प्रायोरिटी भी बदलेंगी, एटॉमिक एक एक्सपेंशन का एरिया हो सकता है। प्रोफेसर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।